फिर ये आउटपुट का क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, जिसमें आउटपुट आपको सॉल्व करना होता है। तो इसमें जो है 2 क्वेश्चन आपके रखे गए हैं, एक यूजिंग रिकर्जन और एक लूप के थ्रू। ठीक, तो ये लूप वाला पहले देख लीजिए। विद द रेफरेंस टू द कोड गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चन एज फॉलोज। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपने ए की वैल्यू 8 रखी है और बी की वैल्यू 12 रखी है। ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 12 है। तो क्या रिजल्ट रहेगा इस क्वेश्चन में रन कराने पर? देखिए, जैसे आप यहां पे पहुंचे, ये आपका 8 यहाँ पे ए में है और यहाँ पे आपका 12 है। ठीक, अब यहाँ पे आई और एल नाम का 2 वेरिएबल लिए गए हैं। आई इज इक्वल टू 1 और 8 और 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका 96 आ जाएगा 8 इंटू 12 और 1 96 छोटा है, नीचे आ गया। अब यहां पर आई में 1 है और यहाँ पे ए में क्या है? ए में आपका 8 है। आई में 1 है और बी में क्या है? 12 है। तो यहां पे चेक हो रहा है कि 8 से 12 को डिवाइड करो तो क्या बचेगा? सॉरी, तो 1 को 8 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा। 1 क्या 0 के इक्वल है? कंडीशन फॉल्स। 1 को 12 से डिवाइड कराओगे तो यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर 1 ही बचेगा, 0 से इक्वल नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। आपका लूप ऊपर चला जाएगा, आई प्लस प्लस होके 2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 रख दो, तो अभी यहाँ पे 2 रख दो तब भी आपका रिमाइंडर यहाँ 2 बचेगा, तो 0 के बराबर नहीं, यहाँ पे भी 2 बचेगा, 0 के बराबर नहीं है। फिर आपका आई प्लस प्लस होके 3 हो गया तो ये भी कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। आई प्लस प्लस होके 4 हो गया तो कंडीशन फॉल्स। आई प्लस प्लस होके 5 हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स। आई प्लस प्लस होके 6 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स। आई प्लस प्लस होके 7 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स। आई प्लस प्लस होके 8 हो गया सपोज दैट, तो 8 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन 8 12 से डिवाइड कराओगे तो 8 ही आ जाएगा। 8 0 के बराबर नहीं है तो कंडीशन फिर से फॉल्स हो गई है। अब फिर से आप आई प्लस प्लस होकर 9 हो जाओ। तो आपको ये बस गौर करना है कि ऐसा कौन सा नंबर अब आने वाला है जिसमें 8 और 12 दोनों से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, ये देखना है आपको। तो आपका यहाँ पे 9 आया तो 9 में भी बेकार है। फिर आई प्लस होकर 10 नहीं, फिर आई प्लस प्लस होकर 11 12, आई प्लस होकर 13 नहीं, आई प्लस होकर 13 14 15 16 नहीं, आई प्लस होकर 17, ये भी नहीं चलेगी कंडीशन। 18 19 20 21 22 23 24। जब आई प्लस प्लस होके यहाँ पे 24 हो जाएगा तो बच्चों देखो 8 से 24 डिवाइड हो जाता है और 24 जो है 12 से भी डिवाइड हो जाता है, तो कंडीशन ट्रू है। तो आई के पास क्या है? 24 इस समय, तो 24 आपका एल के पास चला जाएगा। एल आपने यहाँ पे रिटर्न कर दिया 20, और ब्रेक से आपसे आप लूप से बाहर आओगे और एल रिटर्न कर दिया तो आपका 24 रिटर्न हो गया। तो ये इसका आउटपुट आपका यहाँ पर 24 आया है। ठीक है, ये तो आपका इसमें 2 पार्ट है ना, तो पहले उसका पार्ट का ये सोल्यूशन हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर ये कर क्या रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी है कि इस मेथड से क्या सॉल्व किया जा रहा है। तो बच्चों ये आपका 8 और 12 का एलसीएम निकाला गया है। एलसीएम 8 और 12 का एलसीएम आप निकाल के देख लीजिएगा, 24 आता है। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। उसके बाद एक रिकर्जन फंक्शन का ये 4th नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है। तो कोई भी रिकर्जिव फंक्शन जो आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है उसी का कोई रेफरेंस लेकर यहाँ पे प्रोग्राम बनाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 15 और 6 2 नंबर लिए गए हैं जो x और y की वैल्यू मानी जा रही है। यहाँ 15 है, यहाँ पर 6 है। अब देखिए 15 बड़ा है 6 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गया। 15 माइनस 6, तो 15 माइनस 6 करेंगे, 15 माइनस 6 तो आपका 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये रिकर्जिव फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करने को ही रिकर्जिव फंक्शन कहते हैं। और x के पास इस समय क्या पहुंच चुका है? 9, तो यहाँ से 9 ऊपर जाएगा और फिर यहाँ 9 चेक होगा, 9 बड़ा है 6 से, क्योंकि y की वैल्यू तो वैसे ही ट्रांसफर कर दी गई 6 ही। तो आपका 9 बड़ा है 6 से, कंडीशन ट्रू है, तो अब 9 माइनस 6 होगा। यहाँ पे 9 माइनस 6 आपका 3 आ गया। उसके बाद x की वैल्यू अब 3 हो गई, तो आप ऊपर गए और यहाँ x में 3 ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, 3, और y की वैल्यू अभी भी 6 है बच्चों,
तो यहाँ 3 पहुंचा। अब 3 बड़ा है 6 से, कंडीशन फॉल्स, तो आप एल्स में चले जाओगे, एल्स में x को रिटर्न कर दिया गया है। तो x में क्या था 3, तो 3 आपका रिटर्न कर दिया गया है। तो ये तो आपका इसका आउटपुट 3 आ गया, ये 3 है। और इस फंक्शन में एक लाइन में आंसर बताना है कि क्या हो रहा है। तो बच्चों ये HCF है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपका 3 आया है। 15 और 6 का निकाल के देख लीजिएगा, आपका यही आएगा। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे आज। तो इसमें ये फिक्स क्वेश्चन आ रहता है क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक आपका सम ऑफ प्रोडक्ट से के मैप सॉल्व करना होता है, एक प्रोडक्ट ऑफ सम से के मैप सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट है रिड्यूस द अबव एक्सप्रेशन बाय यूजिंग 4 वेरिएबल के मैप शोइंग द वेरियस ग्रुप। ऑक्टेट है, क्वाड है, पेयर है, इसमें बनते हैं। फिर उसके बाद ड्रॉ लॉजिक गेट डायग्राम। अच्छा, पहले जो सिलेबस चल रहा था उसके हिसाब से ज्यादातर वो लोग जो सॉफ्ट एक्सप्रेशन होती थी उसको नैंड टू नैंड से बनवाने के लिए कह देते थे, और जो पॉज एक्सप्रेशन होती थी उसको नॉर टू नॉर से बनवाने के लिए कह देते थे। यानी लॉकडाउन से पहले का मैं बता रहा हूं। अभी जो स्पेसिमेन पेपर आपका है उसमें सिंपल ही गेट बनाने हैं, उसमें नैंड टू नैंड या नॉर टू नॉर से बनाने के लिए नहीं कहा गया है। ठीक है, तो आप सिंपल गेट ही यहाँ पे बनाएंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर लिखे, मैं पहले लिख ले रहा हूँ, फिर मैं उसको पुट करूंगा। जैसे कि ये 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 और 13। तो देखो यह तरीके से। तो आपको क्या करना होता है कि जो भी ए बी, अच्छा कैसे पहचानेंगे, आपने कैसे पहचाना ये सॉफ्ट का है या ये पॉज का है। तो देखिए ये अगर सिग्मा का साइन दिया है, सिग्मा का साइन, तो ये वाला सॉफ्ट है, और अगर ये पाई का साइन दिया है तो ये पॉज है। ठीक है, ये सबको पता होगा। सॉफ्ट एक्सप्रेशन में 1 पुट किया जाता है और पॉज एक्सप्रेशन में 0 इनपुट किया जाता है, बस यही खास बात याद रखनी है। तो जैसे यहाँ पे ये 0 बॉक्स है, तो ये देखिए 0 0 से स्टार्ट हुआ, तो मैं कुछ नंबर, तो ये देखिए 0 बॉक्स है, ये 1 है, और ये आपका 2 हो जाए, 2 की जगह 3 हो जाएगा ग्रे कोड के हिसाब से, और ये आपका 2 हो जाएगा। फिर 4, 5 और 7, 6, फिर 8, 9, 11, 10, 12, 13, 15, 14, इस तरीके से आपकी ये नंबरिंग रहेगी। अब देखिए क्योंकि ये सॉफ्ट एक्सप्रेशन थी तो ये बॉक्स नंबर दिए गए थे जो मैंने ऊपर लिख रखे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 पुट कर देना है, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, 0 पे 1 पे है, 2 पे है, और फिर 3 पे भी है, फिर 4 पे भी 1 है, 4 के बाद आपका 6 पे है, 7, 9 के बाद 11, 12 और 12 के बाद में 13। इतने ही आपके यहाँ पे 1 पुट हैं। तो लॉजिक क्या कहता है, जब भी आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो आपको यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए थे उसके हिसाब से सबसे पहले ऑक्टेट ढूंढना होता है। ऑक्टेट का मतलब 8 1 मिल जाए। फिर क्वाड ढूंढना होता है, क्वाड का मतलब 4 1 मिल जाए, और उसके बाद पेयर या सिंगलेट। पेयर का मतलब 2 1, सिंगलेट का मतलब 1 1, जिसका कोई पेयर या क्वाड या ऑक्टेट नहीं बन पाया। तो ये प्रोसेस ही आपको फॉलो करनी होती है, और साथ साथ में ये ऑक्टेट क्वाड पेयर ये लेने के लिए आपको पहले बीच में देखना है मैप में, डायरेक्टली कोई मिल जाए, और उसके बाद फिर मैप रोलिंग से देखना है। तो जैसा मैं प्रोसेस में कर रहा हूं वैसा आप करिए। तो जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑक्टेट ढूंढना है। तो ऑक्टेट का मतलब 8 1 होने चाहिए। तो 8 1 यहाँ पे एक साथ में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, साफ साफ मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब पहले ऑक्टेट नहीं मिल पाया, तो फिर क्वाड ढूंढना है। तो क्वाड का मतलब 4 1 चाहिए। तो 4 1 में आपका यहां से ले सकते हैं, ये 4 1 पहले हमें दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 4 1 अगर देखें तो ये 4 1 भी हो सकते हैं, ये 4 1 हो सकते हैं। यानी कि एक क्वाड हो चुका है, उसके अंदर के कुछ 1 लेकर और कुछ बाहर के 1 लेकर
फिर से आप क्वाड बना सकते हैं। तो ये 4 1 हो गए, और उसके बाद फिर अलग से कोई 4 1 नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपको यहां पर एक क्वाड के बाद फिर पेयर चाहिए होता है। तो एक पेयर आपका ये हो जाएगा और एक पेयर आपका ये हो जाएगा। अच्छा, पेयर बनाते समय हम लोग ध्यान देते हैं नियरेस्ट और बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए जो पेयर बन जाएं वो पेयर कहे जाएंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। और एक के मैप के रिजल्ट थोड़े बहुत डिफरेंट भी हो सकते हैं, जो इस तरीके की क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है जिसमें ऊपर से भी बन रहा है ये भी बन रहा है। तो सही लगभग दोनों है, लेकिन बोर्ड क्या मानता है उसके हिसाब से वो अपना चेक करेगा, बाकी सही दोनों ही है। ठीक है, तो ये हमारे बन गए। अब सारे 1 कवर हो गए हैं। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है कि बीच में जितने बॉक्स बचे हुए हैं उसमें 0 फिल कर देना। तो पहले मैंने 0 नहीं फिल किया था, लेकिन ये 0 फिल करना जरूरी होता है। जैसे ये वाला अगर ये पेयर ना बनाए तो हम लोग मैप रोलिंग से क्वाड बना सकते हैं, यानी कि ये 2 1 लेकर, क्योंकि क्वाड पहले बनाने चाहिए ना, और ये 2 1 लेकर ये क्वाड बनाया जा सकता है। और ये बिल्कुल सही भी होगा, क्योंकि बड़ा पहले बनाना है उसके बाद ही छोटा बनाना है। तो जब बड़े में हमारा ये मैप रोलिंग से मिल गया तो छोटा हम क्यों ध्यान देंगे। अब देखो, इसके बाद आपको क्या करना होता है, चेकिंग मेथड करना होता है कि कौन सा रखें कौन सा न रखें, क्योंकि रिडंडेंट ग्रुप वाला जो क्वाड है उनको हटाना होता है। तो देखो, ये वाला क्वाड हम इसलिए रखेंगे क्योंकि ये वाला 1 और ये वाला 1 सिंगल टाइम यूज हुआ है। तो एक सिंगल टाइम अगर एक भी अगर ऐसा 1 मिल जाए जो सिंगल टाइम किसी सर्कल में या किसी में आया है, तो इसका मतलब वो वाला क्वाड पेयर ऑक्टेट लिया जाएगा। तो चाहे ये वाला टिक लगा लो चाहे ये वाला लगा लो, तो इसका मतलब ये तो लिया जाएगा। और ये वाला भी इसलिए लिया जाएगा क्योंकि इसमें ये 2 1 आपके सिंगल टाइम यूज हुए हैं, तो इसको भी मैंने टिक कर लिया, ये भी लिया जाएगा। फिर ये मैप रोलिंग से जो बनाया है, तो इसमें आपका एक 1 भी अगर आपको सिंगल टाइम मिल रहा है फ्री, जो एक बार सर्किल में खाली आया हो, तो इसका मतलब उसको लिया जाएगा। तो यानी ये वाला भी क्वाड आपको लिया जाएगा। उसके बाद अब बच्चे आपके पेयर, ये देखें तो ये दोनों पेयर आपके हैं, मतलब ये वाला पेयर और ये वाला पेयर। तो इसमें भी ये सिंगल टाइम 1 यूज हुए हैं दोनों, और इसमें ये वाला एक 1 सिंगल टाइम यूज हुआ है। तो अब आपका कंप्लीट हो गया। अब जैसे कि यहीं पे मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको भी स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। जब आपके बनाओगे ना तो ये गलतियां हो सकती हैं। जैसे कि आप देखो कि अगर आप बनाते तो आप ये भी कर सकते थे कि ये वाला 1 और ये वाला 1 उठा के ऐसे पेयर बना देते। तो मैंने कहा बिना किसी को डिस्टर्ब किए साफ सुथरा जो पेयर क्वाड ऑक्टेट बन रहा हो उसको बनाइए। इस हिसाब से ये वाला जो मैंने अभी एक ग्रीन कलर से ये वाला बना दिया है, तो ये वाला आपको कभी नहीं बनाना, क्योंकि हमारा ये नीचे वाला पेयर साफ सुथरा मिल रहा है, इसलिए हम ऊपर वाले को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो हमारे ये सारे बन गए। अब आपको इसको सॉल्व करना होता है, क्वाड पेयर ऑक्टेट इस तरीके से ये जो भी है इनका सोल्यूशन निकालना होता है। ये देखिए, मैं थोड़ा सा वो गायब हो गई स्क्रीन, मैं यहां रिजल्ट लिखने को बता रहा हूं। आपने लिखा क्वाड 1, और ये सॉप वाला है, सॉप वाले में स्मॉल m यूज किया था, तो यानी M0 प्लस में लिखा जाता है M1 प्लस M2 प्लस M3, ये 0 1 3 2 कर दो, चाहे 3 2। इससे हम लोग एक क्वाड बना रहे हैं। तो इसमें आपका देखिए, इसमें जब देखेंगे तो आपका यहां पे ये तो खैर आपने जो भी डाले, मान लीजिए ये मैं A मान रहा हूं, AB, और ये आपका BC मान रहा हूं, मैं लिखे दे रहा हूं। ये पहली वाली लाइन A बार B बार है, दूसरी वाली लाइन आपका A बार B है, और तीसरी वाली लाइन AB है, और चौथी वाली लाइन AB बार है। ऐसे ही इसको मान लीजिए आप C बार D बार और C बार D CD बार, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, मैंने ये मान लिया। तो उसके हिसाब से देखिए जरा, ये एक ही रो, पहले रो देखी जाती है। तो रो में क्या है, इस वाली रो में देखें तो A बार B बार है, और कॉलम में जब देखें तो कॉलम में इसके चारों आपके कॉलम यूज हो गए, यानी कि चारों कॉलम जब यूज हो जाए या चारों रो यूज हो जाए, तो इसका मतलब वहां से कोई रिजल्ट नहीं उठाना है। तो इस वाले क्वाड का रिजल्ट क्या मानेंगे आप लोग, जल्दी से बताइए। A बार B बार। हाँ, तो इसका सिर्फ A बार B बार आपका रह गया। तो यहां पे इतना लिखने के बाद सीधे इसके आगे आप A बार B बार रिजल्ट के रूप में लिख दीजिए, A बार B बार। उसके बाद क्वाड 2 लिख दीजिए, क्वाड
2, क्वाड 2 में आप ये वाला ले लीजिए 3276 M3 प्लस M2 प्लस M7 प्लस M6, ये वाला मान लीजिए आपने ले लिया। अब जल्दी से इसका रिजल्ट कैलकुलेट करके बताइए क्या निकलेगा ये वाले का, देख के बताइए। A बार C। तो देखिए जब पहले रो देखेंगे तो पहली रो देखी तो इसमें A बार B बार है, दूसरी रो देखी तो इसमें A बार B है, तो A बार कॉमन आ जाएगा और B बार और B आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से तो A बार आ गया। उसके बाद कॉलम देखेंगे, कॉलम इसके कॉलम देखें तो कॉलम में C D और C D बार है, तो C कॉमन आ गया, D और D बार आपका कैंसिल हो जाएगा, तो सर A बार C। तो A बार C इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब पेयर की बात कर लेते हैं, पेयर। अच्छा एक और क्वाड है अभी, क्वाड 3। क्वाड 3 में हमारा 1 2 1 3 और 9 11 है। M1 प्लस M3 प्लस M9 प्लस M11, इसका बताइए क्या निकलेगा बच्चों। सर B बार D। देखिए यहां पे हमने देखा तो ये A बार B बार है और यहां देखा तो A B बार है, तो B बार कॉमन आ गया, तो B बार इसका आंसर आ गया, B बार। फिर कॉलम देखें तो यहां पर C बार D और ये C D है, तो D का इसमें कॉमन आ रहा है, D कॉमन ले लिया, ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद क्वाड, क्वाड हो गया। अब पेयर, पेयर 1, तो पेयर 1 में देख लीजिए, पेयर 1 में आपका मान लीजिए ये वाला मैंने ले लिया M4 प्लस M12, M4 प्लस M12, तो इसमें आपका A बार और A है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से B मिल गया, यहां से B मिल गया, और फिर यहां पे कॉलम में एक ही कॉलम यूज हुआ तो इसका मतलब ये पूरा ले लिया जाएगा, यानी C बार D बार, तो आप यहां पे C बार और D बार ले लीजिए। उसके बाद जो है आप दूसरा पेयर देखें तो दूसरा पेयर आपका 13 और 9 है, तो यहां पे जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है तो मैं लिख लेता हूं पेयर 2, पेयर 2। पेयर 2 में आपका M13 और M9 है, तो इसमें देखें तो ये आपका AB है और यहां पे देखें A B बार है, तो A कॉमन आ जा रहा है, तो A यहां हो गया, और कॉलम आपका एक ही है तो यह में C बार D, C बार और D, ये तो ओवरऑल आपका पूरा सॉल्व हो गया। अब आप यहां पर फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं। फाइनल म्यूट कर लीजिए बच्चों। फाइनल रिजल्ट में जो लिखेंगे फाइनल सॉल्व एक्सप्रेशन ऐसे करके लिखेंगे, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं फाइनल सॉल्व एक्सप्रेशन। A बार B बार प्लस A बार C प्लस ये आपका B बार D बार निकला था, B बार D प्लस फिर पेयर आपका B C बार D बार प्लस आपका A C बार और D, ये निकला है। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन लास्ट में लिख देना, और इसी का ये रिड्यूस एक्सप्रेशन है, इसी का आपको गेट रखना होगा। तो देखिए आपका ये सारा रिजल्ट मैंने दे दिया है, ये मैंने लास्ट में फाइनल रिजल्ट लिख दिया है, ये वाला इतना रिजल्ट, ये फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। अब मैं ये और बाकी चीजें हटा दे रहा हूं और गेट बना के दिखाता हूं आपको। हाँ देखिए ये एक्सप्रेशन है, तो इसमें A बार B बार क्वाड में आया है, तो यहां पे A निकालिए और यहां से B निकालिए, और क्योंकि ये एंड है तो पहले नॉट जोड़ना, बार में है तो पहले नॉट जोड़ दीजिए दोनों का अलग अलग, और यहां पर एंड बना दीजिए। ये आपका A बार B बार हो गया पहला वाला। फिर उसके बाद A है और A बार है क्योंकि ये, तो इसमें नॉट जोड़ दीजिए,
और फिर सी है, तो यहां पर सी निकाल दीजिए और इसको आगे ले आइए। तो ये आपका ए बार सी का एंड गेट बन गया। थोड़ा सा लाइन आगे चली गई है, इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर हमारा बी बार डी है, तो बी बार बी ले जाइए यहां से और डी है, ये बराबर में ही रहे तो उसका ज्यादा अच्छा माना जाएगा। तो बी बार डी हो गया। उसके बाद आपका अब आपका यहां पर बी सी बार डी बार ये बचा है, तो बी सी बार और डी डी बार है। बी सी बार डी बार। फिर उसके बाद आपका ए सी बार डी है, तो ए सी बार और डी, ये। उसके बाद आपको क्या करना है, बीच से लेके चलना है। मान लीजिए मैंने ये बीच वाला माना, इसके साइड में ही मैं सब कुछ लेके आऊंगा, ऐसे करके ये जितने भी हैं ये पास में ले आओ, ऐसे करके इस तरीके से। सर हाँ सर, आपने आखिरी वाले में सी बार नहीं लिया। अच्छा, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं। सी बार था, ये चीजें बच्चा बहुत अच्छी बात है, आप ध्यान दे पा रहे हो, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सी बार है, तो यहाँ पे एहतियात क्या बरतनी है आपको कि जैसे देखो ये जितने बार वाले थे ये एक साथ में साथ में रहे, और जितने डी वाले हैं ये थोड़ा सा आगे निकल गया, लेकिन ये बराबर में ही रहे तो ज्यादा बेटर है। और उसके बाद फिर आप इसको भी ले आइए यहीं पे, और यहाँ पर ये प्लस लगा है तो ये और गेट बन जाएगा। तो ये सिंपल ही ऐसे ही आपको बना देना है। ये आपका एफ का मतलब रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट होगा। इस तरीके से आपको गेट बना देना है। 1 है, 1 2, ये पॉज एक्सप्रेशन में देख रहा हूं, 1 2 3 5 6 7 9 10 11 13, ये 11 है, 13 14 15, ये टर्म है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें इस तरीके से बच्चों ग्राफ बनता है। जो आपका ए बार बी बार था वो अब यहां पे, क्योंकि सॉप पॉज में डिफरेंस क्या है, आप कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए सॉप का तो जो एक्सप्रेशन बचती है वो पॉज निकल आएगी। तो यानी कि अगर इसका कॉम्प्लीमेंट कर दे तो बार बार टूट जाएंगे, बीच में प्लस लग जाएगा, तो ए प्लस बी बचेगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप बना लीजिए, या इसको आपको रटा होना चाहिए, इसमें बनाने आने वाले दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, इतना आपको रटा होना चाहिए कि पॉज में ऐसा होता है। और पॉज में 0 फिल किए जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे 0 फिल कर दिया 1 पे, फिर 2 पे 0 फिल कर दिया, फिर उसके बाद 3 है, 5 6 7 9, देखते रहिएगा, ये नहीं कि खाली हम सॉल्व कर रहे हैं, आप भी सॉल्व कर रहे हो। 9 10 11 11 के बाद 13 14 और 15, सारे हो गए बच्चों? हो गया। और उसके बाद आप देखिए, ये तो बहुत ही आसान लग रहा है मुझे, तो इसमें 2 ऑक्टेट बनेंगे। हाँ, साफ सुथरे 2 ऑक्टेट बने। एक ये हो गया, म्यूट कीजिए, एक ये हो गया, ये 2 ऑक्टेट बन गए बच्चा, और इसमें कुछ है ही नहीं। और बाकी जितने बचे हुए हैं उसमें आप 1 फिल कर देंगे, जितने भी और बचे हैं उसमें आप 1 फिल कर दीजिए। ये लास्ट में करा जाता है जिससे, लेकिन भूल सकते हैं, इसलिए आपको मैं ध्यान दिला रहा हूं कि ये आपको खाली नहीं छोड़ना है, अपोजिट में भर देना है। अब इसमें ऑक्टेट में आपका अब इसमें कैसे लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है कैपिटल एम में, तो M1, अब इसमें प्लस नहीं लगता है, डॉट लगता है, कैपिटल एम होता है M1
M1, M3, M5, M7। अब देखिए पहले रो देखी जाती तो रो में चारों रो यूज हो रही है, इसका मतलब ये सब कैंसिल हो जाएगा, सब कट जाएगा। फिर कॉलम देखे जाते हैं तो कॉलम में यहां पर C D बार है और C बार D बार है, तो क्या बचेगा आंसर? डी बार। डी बार। D बार इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब मैं यहां ये ऑक्टेट 1 था, अब ऑक्टेट 2 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, जगह ना है नहीं है इस वजह से। ऑक्टेट 2, तो ऑक्टेट 2 का बताइए, यहां पर ये पूरा देखना है। सी बार। डी बार। C बार इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो D बार C बार खाली आंसर आया है। अब जब आप यहां पे लिखोगे फाइनल पॉज एक्सप्रेशन, तो इसमें आप प्लस में लिखोगे, ये गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। जैसे कि आपका D बार और C बार आया तो ये प्लस में लिखोगे, D बार और C बार, इस तरीके से। तो ये आपका फाइनल पॉज एक्सप्रेशन आ गई, D बार C बार। उसके बाद अब इसका गेट बनाना है तो गेट बना दीजिए आप। D बार C बार आया है, तो अब इसमें मैं वो वाला तरीका नहीं आजमाऊंगा जो मैंने लाइनें खींच ली थी, मैं अब इसमें डायरेक्ट ही लिख दूंगा कि D बार और C बार था ना बेटा, देखिए यस सर। D बार C बार। ठीक, तो आप यहां पे D ले लीजिए और ये C ले लीजिए और यहां से आपने ये निकाला। ठीक है, और इसमें आप पहले नॉट लगाइए, ये D बार हो गया, और इसमें नॉट लगाइए, ये आपका C बार हो गया। और यहां पे लिख भी देंगे, पिछली वाली उसमें मैंने लिखा नहीं था, जगह नहीं थी, आप लिख दीजिए कि ये क्या निकला है, D बार C बार, और बीच में प्लस लगा है तो यहां पे और साइन लगा दीजिए। बस इतना ही इसमें बनाना था। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये स्टोरी वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप जब बच्चों इसकी प्रैक्टिस करके रखो, और बहुत ही आसान होता है। इसमें एक ट्रुथ टेबल बनानी होती है। आपको क्या करना होता है कि ये जो कंडीशंस यहां पे दी गई इनपुट के रूप में, ऊपर कंडीशन दी गई ये 3, और उनके कंडीशन के अंदर क्या है, ये इनपुट है RPDH। तो RPDH, R का मतलब है द पर्सन हैज अ वैलिड रिजर्वेशन टिकट, R का मतलब वैलिड रिजर्वेशन टिकट हो गई, और P का मतलब है पर्सन होल्ड्स अ वैलिड पास इश्यूड बाय द रेलवे गवर्नमेंट या रेलवे डिपार्टमेंट, यानी रेलवे वाला इसके पास पास है, वो भी वैलिड है। ठीक है, और D का मतलब है द पर्सन हैज वैलिड ID प्रूफ, ओके, और H का मतलब है द पर्सन इज डिसेबल्ड पर्सन। ठीक है, तो ये आप यहां पे पहले इसका मैंने जो तरीका बताया था, आप क्या करो, आप पहले ये टर्म लिख लो, जैसे कि RP, ये रफ वर्क है जिससे गलती ना हो, RPDH, ये आपने 3 लिख लिए। अब कंडीशन 1 आप चले जाओ यहां पर और कंडीशन 1 पढ़ो। कंडीशन 1 पढ़ोगे तो बस उतना ही ध्यान रखना, जैसे यहां पे कंडीशन 1 में क्या है, द पर्सन हैज अ वैलिड रिजर्वेशन टिकट एंड अ वैलिड ID प्रूफ। रिजर्वेशन टिकट भी वैलिड है, ID प्रूफ भी वैलिड है। कौन से लिए जाएंगे, किस में बन रखा जाएगा बच्चों, R और D। R में बन रहेगा और D में बन रहेगा, बिल्कुल सही। बाकी ये डैश मार दीजिए, यहां 0 भी लिखने की जरूरत नहीं, डैश मार दीजिए। फिर कंडीशन 2, कंडीशन 2 में द पर्सन डज नॉट हैव अ वैलिड रिजर्वेशन, तो वैलिड रिजर्वेशन नहीं है, तो R में क्या रहेगा, 0। हाँ उसका उल्टा 0 रहेगा। बट होल्ड अ वैलिड पास इशूड बाय द रेलवे डिपार्टमेंट, तो रेलवे डिपार्टमेंट वाला पास है इसके पास, तो ये किसमें क्या रहेगा, P में 1, P में 1 और D में 1। P में 1 रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैलिड ID प्रूफ भी है, तो D में भी आपका 1 रहेगा। 1। तो जिसमें अपोजिट बात कही जाए उसमें 0 डाल दीजिए, और जिसमें सीधी सीधी बात कही जाए उसमें 1 डाल दीजिए, तो बाकी सब में डैश, इसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद तीसरी कंडीशन है आपकी, देखिए, अ पर्सन इज अ डिसेबल्ड पर्सन, तो डिसेबल्ड पर्सन वाला किसमें है, सबसे लास्ट में सर D में।
नहीं, एच है, एच डिसेबल्ड पर्सन है, इसका मतलब एच में आपका हो गया 1। उसके बाद एंड होल्ड अ वैलिड पास इश्यूड, तो ये किस में हो जाएगा, पी में 1, पी में 1 हो गया। फिर उसके बाद वैलिड आईडी प्रूफ भी है इसके पास, तो डी में भी आपका 1 हो गया। बाकी आर में डैश मार दीजिए। आपने ये कंडीशन बना ली। अब इसके बाद इसमें करना क्या है, इसमें आपको खाली ट्रुथ टेबल बनानी है या बनानी होती है और सॉप या पॉज एक्सप्रेशन बनानी होती है। तो क्वेश्चन में नीचे लिखा होता है। ये सब कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आपका ये है, ये यहां पे 1 लिखना भूल गए हैं, यहां पे ये 1 है। इसमें तो 3 क्वेश्चन पूछ दिए गए। अच्छा, ये क्वेश्चन अलग ही है, इसको देखिए, ड्रॉ टू टेबल फॉर इनपुट आउटपुट गिवन अबव, राइट पॉज एक्सप्रेशन कह दिया गया इसमें। फिर ये क्वेश्चन दोनों अलग हैं, ठीक है, एक ही क्वेश्चन खाली इसका है ये, बाकी ये दोनों क्वेश्चन अलग है। तो ट्रुथ टेबल बनानी है बच्चों, तो देखिए ट्रुथ टेबल कैसे बनाई जाएगी। ये हो गया। अब बच्चों देखिए, ये कंडीशन के हिसाब से आपको यहां पर एक्सप्रेशन, ये फाइनल रिजल्ट निकालना है। तो फाइनल रिजल्ट यहां पे, वहां पे आप देख सकते हो फाइनल रिजल्ट निकालने के लिए कौन सा वेरिएबल यूज किया गया, जैसे यहाँ पे टी यूज किया गया। हाँ, ये देखिए आउटपुट में टी यूज किया गया है। ये लाइनें आप खींच लीजिएगा, टी निकालना है। तो देखिए पहला वाला देखिए, हमें खाली आर और डी में 1 देखना है, बाकी किसी में 1 हो या ना हो उससे मतलब नहीं, आर और डी में 1 देखना है। तो 1 वाला देखे तो यहीं पे है, ये आर के 1 हो गए और डी के 1 ये हैं। तो आप डी के 1 देख लीजिए, ये आर के 1 तो यहां से यहां तक सारे 1 है। डी में देख लीजिए इसके आगे ये 1 है, तो यहां पे एक 1 आ जाएगा, और फिर ये भी 1 है, तो यहां पे ही एक 1 आ जाएगा, और फिर आपका ये 1 है और लास्ट वाला ये और लास्ट वाला, यानी ये आपके यहां 1 और यहां 1। ये पहली कंडीशन से हो गया। फिर पी आर में 0 ही होना चाहिए। अब यहां पे ये कंडीशन हो गई कि आर में 0 देखना है क्योंकि कंडीशन में था, और पी में 1 और डी में 1। तो 0 आर में देखो ये 8 0 स्टार्टिंग में है। अब पी और डी में खाली 1 देखना है। पी के 4 1 ये है और डी में 2 1 ये हैं। तो देखो आर 0 हो, पी 1 हो, डी 1 हो, तो बस 2 ही 1 इसमें निकल रहे हैं, 1 और 2। ये 2 1 के चक्कर में ये वाले 2 1 और ये 0 ये मिल रहे हैं, और कहीं आपका मैचिंग नहीं होगी। फिर लास्ट वाले में देखें तो पी डी एच में 1 होना चाहिए, पी डी एच। तो पी के पहले देख लीजिए 4 1 ये है पी में, तो इसके आगे आपका डी और एच में 1 देख लीजिए, 4 1 ये है पी के, तो इसमें डी में 2 1 ये है और इसमें एच में 1 1 ये है। तो ये तो 1 पहले ही आ चुका है, तो इसका मतलब ये ओवरराइड हो रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद जो है नीचे के पी में 4 1 देख लीजिए, 4 1 ये है। अब इसमें डी में 1 देखना है एच में, तो डी में ये 1 है और एच में ये 1 है, और उसके आगे डी में ये दोनों 1 है, एच में ये एक ही 1 है, तो यानी इसमें भी पहले से आ चुका है, तो बस हो गया। अब बाकी आप सब में क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। बाकी सब में 0। ये हम लोगों ने भर दिया। अब बच्चों यहां पे समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है कि अगर सॉप कहा गया है तो यहां पे ये जो 1 आए हैं इनसे आपको एक्सप्रेशन बनानी है। अगर पॉज कहा गया है तो यहां पे ये जो 0 आए हैं इनसे एक्सप्रेशन बनानी है। ये बात क्लियर है? यस सर। तो क्योंकि यहां पे पॉज एक्सप्रेशन कही गई है तो पॉज EXP एक्सप्रेशन। अब यहां पे देखिए पॉज एक्सप्रेशन में आपको क्या करना है, 0 कितने हैं इतने काउंट कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 0 हैं, तो यानी 10 एक्सप्रेशन में आपके ये टर्म आने वाले हैं। तो आपका सिंपल तरीका क्या है, पी आर पी डी एच ये 10 बार लिख दीजिए आप पहले, और ब्रैकेट में पॉज एक्सप्रेशन जैसे लिखी जाती है, जैसे कि आर पी डी, और ये सॉरी प्लस में होता है, आर प्लस पी
प्लस डी प्लस एच, ये लिख दिया। फिर डॉट लगाया, आर प्लस पी प्लस डी प्लस एच, सॉरी एच। ये 10 बार बच्चों लिखने, अब यहां पे लिख नहीं पाऊंगा मैं, बस ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं। ऐसे ही आर प्लस पी प्लस डी प्लस एच। चलिए एक और बना लिए, एक और बना लेते हैं, आर प्लस पी प्लस डी प्लस एच। ऐसे आप 10 बार लिख डालिए। अब आपको याद होगा कि पावर सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है मैक्स टर्म, और मैक्स टर्म में किस पे बार लगता है, किस पे बार नहीं लगता है? 1 पे लगता है, 0 पे नहीं। 1 पे बार लगता है, 0 पे नहीं लगता है। तो देखिए यहां पे पहला वाला देखिए सारे 0 हैं, इसका मतलब कोई बार नहीं लगेगा। यहां पे देखिए H में 1 है, तो यानी H पे खाली बार लगा दीजिए, H पे बार लग जाएगा। यहां पे देखें, यहां पे D में खाली 1 है, तो D पे बार लगा दीजिए। काउंटिंग करते रहिएगा, ये गलती हो सकती है। चौथे वाले में यहाँ पे D और H दोनों पे हैं, तो D और H दोनों पे लगा दीजिए बार। बस हो गया आपका। ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, तो 10 बार ये करना पड़ेगा, और इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से हम इतना ही सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक, बहुत अच्छी बात। उसके बाद देखिए, अच्छा यहाँ पे एक और चीज देखनी है कि अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 5 था। फिर उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन हाफ एडर और फुल एडर, ड्रॉ सर्किट डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल फॉर फुल एडर। सर्किट डायग्राम और ट्रुथ टेबल फुल एडर की बनानी है। हाफ एडर फुल एडर में डिफरेंस क्या है? हाफ एडर में 2 बिट बाइनरी डिजिट्स का एडिशन किया जाता है और सम और प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, और फुल एडर में 3 बिट बाइनरी डिजिट्स का एडिशन किया जाता है और सम और प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सम और कैरी प्रोड्यूस होता है। हाफ एडर हो या फुल एडर हो, दोनों में सम और कैरी। यानी आप कह सकते हैं हाफ एडर में या फुल एडर में, इट इज अ लॉजिक सर्किट डायग्राम विच एड, हाफ एडर में कहेंगे 2 बिट बाइनरी डिजिट्स और फुल एडर में कहेंगे 3 बिट बाइनरी डिजिट्स, और फिर कहेंगे प्रोड्यूस सम एंड कैरी। इतना ही आपको कहना, यही आपका एक ही डिफरेंस है इसका खास तौर पर। बाकी नोट्स देख लीजिएगा, कुछ और भी बनाया गया होगा तो उसमें जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किया है अपने, वहां से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ एंड ट्रुथ टेबल ऑफ फुल एडर। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, हाफ एडर फुल एडर आपको रटा होना चाहिए। जितने भी तरीके से मैंने, क्योंकि वो जो मैंने फाइल प्रोवाइड की उसमें सारे तरीके के हाफ एडर फुल एडर जो क्वेश्चन है वो वहां पे दिए गए हैं, तो आप वहां से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्रुथ टेबल बनानी है, ट्रुथ टेबल आपको बनानी है, तो ट्रुथ टेबल आप इस तरीके से बना सकते हैं। फुल एडर की ट्रुथ टेबल, तो फुल एडर में 3 बिट बाइनरी डिजिट्स ऐड होती है, तो यानी ए बी सी आप लिख दीजिए, ए बी सी। सॉरी, ये लाइन नहीं खींचनी है। यहां पे 3 वेरिएबल है, तो 2 की पावर 3 यानी 8 हो गया। 8 का आधा 4 0 4 1, 4 0 4 1, 2 0 2 1 2 0 2 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। उसके बाद आप यहां पे सम लिख दीजिए और यहां पे कैरी लिख दीजिए। तो अब आपको यहां पे जैसे फर्स्ट ईयर में जो आपने पढ़ा था उसके हिसाब से बाइनरी डिजिट्स का सम करना है। तो यहां पे देखो 3 0 है, तो 3 0 का सम भी 0 आएगा, कैरी भी 0 आएगा। यहां पे टोटल 1 एक ही बार 0 है, तो सम में 1 आएगा, कैरी में 0 ही रहेगा। यहां पे आपका एक ही 1 है, तो सम में 1 आएगा, कैरी में 0 रहेगा। यहां पे 2, जहां कहीं भी 2 1 मिल जाए तो 1 + 1 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था 10 होता है, 10 का 0 लिख दिया जाता है और 1 कैरी चला जाता है। याद है बच्चों? 1 + 1 10, 10 का 0 कैरी 1, इतना याद है? यस सर। फिर देखिए यहां पे भी एक ही 1 है, ऐसे उतार दिया, कैरी में 0। यहां पे भी 2 1 मिल गए, तो 2 1 का मतलब 0 और कैरी में 1। यहां पे भी 2 1 है, तो 0 कैरी में 1। और यहां पे 3 1 है, 3 1 का 11 आता था, तो 11 का 1 और कैरी भी 1। ये आपकी इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। अब इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम, तो और ये आपका
लॉजिक डायग्राम। तो इसमें सम को एक्सॉर गेट से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, एक्स वाई जेड या ए बी सी जैसे भी आपने वेरिएबल दिए गए होंगे। तो यहाँ पे एक लाइन छूटी हुई है, इसको ऐड कर दीजिए। तो एक्स वाई जेड से 3 निकाल कर ये एक्सॉर गेट बना दिया, इसको सम लिख दिया। और कैरी में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये होता है। तो एक्स वाई ये हो गया और वाई जेड और जेड एक्स या एक्स जेड ये हो गया। और इसके बीच में आपको और गेट लगाना होता है। तो ये और गेट हो गया, कैरी हो गया। तो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, बिल्कुल फिक्स है, याद कर लीजिए। और ये आना ही आना है। हाफ एडर फुल एडर में दोनों का ये ट्रुथ टेबल, लॉजिक डायग्राम और डेफिनेशन, बस इतनी चीज याद रखनी है। चीज एक था आपका डिफरेंस, तो डिफरेंस भी आपका कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जो मैंने वो वाली फाइल दी है उसमें आप देख लीजिए। बाकी मैंने डिफरेंस बता भी दिया है। फिर यहां पे कहा जा रहा है इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ये एक एक्सप्रेशन दी गई है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ए डॉट ए बार प्लस बी डॉट सी डॉट ए प्लस बी। एक्सप्रेशन सॉल्व करने में माने एक चीज हम लोगों ने जानी थी या सीखी थी कि एक्सप्रेशन में या तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है या तो कुछ आपका कॉमन आ रहा होता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कोई ना कोई लॉ लगता है और या कॉमन लेने के बाद कोई ना कोई लॉ लगता है, एक्सप्रेशन रिड्यूस होती चली जाती है। तो जैसे यहां पे मल्टीप्लाई कर दें, तो मान लीजिए पहले ए की ही मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका ए बार प्लस ए बी ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद यहां पर अब मान लीजिए सी की मल्टीप्लाई कर दे, चाहे इसमें कर दो चाहे इसमें कर दो, तुम्हारी मर्जी। तो ये ए सी हो गया, ये आपका बी सी हो गया। अब दोनों ब्रैकेट फिर से मल्टीप्लाई फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं, या थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो तो रिड्यूस कर भी दो। जैसे ए और ए बार क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अरे पगले, ए प्लस ए बार 1 होता है, ए डॉट ए बार 0 होता है। लॉ आपको याद होने चाहिए। फिर आपका ये तो 0 हो जाएगा, यहां पे दिखा दीजिए ऐसे कॉमन लगा के, ए डॉट ए बार इज इक्वल टू 0 होता है, ये दिखा दीजिए। और कहीं कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है अब, यानी कि यहां पे हम खाली ये एक्सप्रेशन उतार कर और फिर मल्टीप्लाई करा दें। अगर पूरा भी करा देते तब भी चल जाता, लेकिन उसका क्या जरूरत है, क्योंकि छोटा छोटा करता चले जाना है ना हमें। अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो मल्टीप्लाई कराने से मैंने कहा था कि जो सेम लेटर हो एक जगह पर रखिएगा और ए बी सी डी के हिसाब से लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो जैसे ये ए है, ये ए है, दोनों ए पास कर लीजिए, ए बी सी प्लस ए बी को इससे कराएंगे तो ए बी बी और सी ये आ गया आपका। अब यहां पे फिर से लगा दीजिए कि ए डॉट ए इज इक्वल टू ए होता है, तो ऐसे बी डॉट बी इज इक्वल टू भी बी हो जाएगा। तो यहां ए हो जाएगा, यहां पे बी सी प्लस यहां पे ए बी सी। अब यहां पे फिर से आप लॉ लगा दीजिए कि ए बी सी प्लस ए बी सी, या इसको ऐसे ना लिख के आप लॉ के हिसाब से दिखाइए तो ज्यादा अच्छा है कि ए प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है। तो ये भी ए बी सी है, ये भी ए बी सी, तो यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी सी ही रिजल्ट आ जाएगा। ये फाइनल हमारा रिजल्ट हो गया। आ गया समझ में बच्चों? यस सर। देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, लेकिन तरीका यही है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए, अच्छा बाकी आपने ये तो पढ़ ही लिया होगा जो उसमें दिया गया है। जब इसमें कोई आंसर नहीं, 2 क्वेश्चन, तो जैसे हमने 2 क्वेश्चन के आंसर दे दिए, क्वेश्चन नंबर 3 का ये पूरा दे दिया, क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा दे दिया, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। और या मान लीजिए ऊपर वाला कोई छोड़ दें तो क्वेश्चन नंबर 5 ले लीजिए।
तो 2 ही कोई करने हैं, ये बात याद रहेगी ना? यस सर। Yes, sir. फिर देखिए, हाउ डिकोडर आर डिफरेंट फ्रॉम इनकोडर आर डिफरेंट फ्रॉम डिकोडर with the help of logic diagram and truth table explain decimal to binary encoder। डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर आपको बताना है, तो ये भी अपने पास है ई बुक में। तो डेसिमल टू बाइनरी वाला है आपका ये सबसे ज्यादा यही आता ही है, ये डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक कॉलम डेसिमल नंबर का बनाना, तो डेसिमल नंबर 0 to 9 होते हैं। और फिर यहां पे ये देखना है कि डेसिमल नंबर में जो लास्ट नंबर होता है वो कितनी बाइनरी डिजिट के इक्विवेलेंट होता है। तो जो लास्ट नंबर होता है ये आपका 4 डिजिट के इक्विवेलेंट होता है। 9 का आप बाइनरी नंबर निकाल लीजिए ऐसे करके, वैसे आपको याद ही होगा। मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो बाइनरी नंबर के कॉलम बनाए ये कितने बनेंगे, तो ये 4 बनेंगे। आप 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 4 जा 8, ये आपका 1 आ गया, और 2 2 जा 4 0 आ गया, और 2 1 जा 2 0 आ गया, और 2 0 जा तो 1। नीचे से ऊपर को उतारा जाता नहीं, 1 0 1 1 1 0 0 1 ये आएगा। तो 4 बिट का आपका आखिरी नंबर होता है, किसी भी, चाहे ऑक्टल वाला पूछा जाए तो उसमें 7 का 3 डिजिट का निकलता है, तो यानी कि 3 आपके ये F1 F2 वाले बनेंगे। और अगर ये 4 डिजिट का निकला है तो ये 4 बनेंगे। तो यहां पे हम लोग देखो F0 से ही स्टार्ट करेंगे, F0 F1 F2 F3 इस तरीके से लिख देंगे। बाकी लिखने का वही तरीका है क्या है, क्योंकि ये 4 वेरिएबल है, मतलब 4 यहां पे बाइनरी नंबर के आउटपुट में आया है, तो 2 की पावर 4 करते हैं तो कितना आ जाता है, 2 की पावर 4 करेंगे तो आपका 16 आएगा, 2 की पावर 4, तो ये 16 आएगा। 16 का मतलब 8 0 और 8 1 लिखने चाहिए। तो जब 8 1 लिखने की कोशिश करेंगे तो यहां पे 9 ही तक नंबर है, क्योंकि ऑक्टल नंबर डेसिमल नंबर आपका 0 to 9 होता है, तो यहां पे 2 ही 1 आ पाएंगे। फिर 8 0 के बाद अब इसका आगे बढ़ोगे तो हाफ किया जाएगा, यानी 4 0 और 4 1, फिर 4 0 लिखने की कोशिश करोगे तो 2 ही 0 आ पाएंगे, फिर 4 का आधा 2 0 2 1 ये आपका चलेगा। ये इसी का खाली अलग है, बाकी जो ऑक्टल टू बाइनरी है या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी उसमें ये लफड़ा नहीं है। सिर्फ डेसिमल टू बाइनरी में ये पूरा नहीं आ पाता, इस चीज का ध्यान देंगे। बाकी आगे आपका 0 1 0 1 0 1 ही है। ठीक है, तो ये तो इसकी ट्रुथ टेबल होती है, और बाकी इसका सर्किट डायग्राम मैं दिखाई दे रहा हूं आपको। आपको क्या करना है, 4 निकले थे तो 4 और गेट बना दीजिए। ये जैसे और गेट ऐसे बनता है ना, ऐसे और गेट बनाते हैं हम लोग इस तरीके से, तो ये नीचे की ओर बन जाएगा। इस तरीके से और गेट आप यहां पर बना दीजिएगा। तो F0 F1 F2 F3 ये 4 और गेट बन जाएंगे। और यहां पे डेसिमल नंबर आपका 0 to 9 था, तो ये 0 to 9 पहले आप डेसिमल नंबर का ये नंबरिंग कर लीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर ये आप लाइन सीधी ऐसे मैंने जैसे पढ़ाया, वैसे मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने दिखाया था कि कुछ ऐसे करके यहाँ पर सिग्नल बना देते हैं ऐसे करके, और फिर ये लाइन सामने कर दीजिए, ऐसे करके सिग्नल बना दीजिए, फिर लाइन सामने कर दीजिए, इस तरीके से। तो वैसे ही आप कर दीजिएगा। ये तो एक बुक से पिक्चर लिया है मैंने, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी लाइन खींच दी। उसके बाद अब आपको खाली क्या करना है, ये देखना है कि ये जो लाइन, ये वर्टिकल वाली लाइन जो जोड़ी गई, इनको सीखना है। तो वर्टिकल वाली लाइन कहां सीखेंगे, तो ये ट्रुथ टेबल से सीखेंगे। ट्रुथ टेबल में देखो, आपको देखना है कि जैसे 0 में कोई आउटपुट में बाइनरी नंबर में 1 आया है, तो 0 में कोई 1 नहीं है। आप देख पा रहे होगे कि यहां पर 0 वाले इसमें कोई भी 1 नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब कोई लाइन यहां से नीचे नहीं जाएगी। अब आप देख लीजिए 0 वाली लाइन से कोई भी लाइन नीचे नहीं गई होगी। देखिए ये 0 वाली लाइन है,
यहां से ये 0 ले लें, यहां से देखो कोई भी लाइन नीचे की ओर नहीं गई है, यही बस देखना होता है। फिर अब 1 वाला देख लीजिए। 1 वाले उसमें, ये 1 वाले में आप देखिए F0 में खाली 1 है, ये F0 में खाली ये 1 है और कहीं भी 1 नहीं है। तो यानी कि F0 वाले में खाली आपकी लाइन जाएगी 1 वाले से। देखिए ये 1 वाला है, ये है, ये 1 वाला है। तो यहां से ये 1 वाले से ये जो एक लाइन आई है ये कहां गई है, ये नीचे आप देख सकते हैं ये F0 में गई है, F0 में ये लाइन गई है। फिर अगर आप देखना चाहें 2 वाले में कहां कहां गई है, तो 2 वाले में आपका F1 में लाइन गई है, F1 में आप देख पा रहे होगे, ये 2 वाले में ये 1 पाया गया, ये 1 किस में है, F1 में है। तो F1 में खाली लाइन ले जानी है आपको। समय लगता है तो अब टाइम तो लगेगा ही लगेगा बताने में। तो देखिए 2 वाले में ये लाइन जो आई है ये F1 में गई है। बच्चों ऐसे ही लाइन आपको यहां पर जोड़ते चले जाना है, तो ये F1 में हो जाएगा इसका सर्किट डायग्राम। और बाकी लाइनें खींचने का तरीका क्या है कि आप राइट से लेफ्ट की ओर खींचिएगा, यानी कि पहले ये वाली लाइन बनाई, फिर ये वाली बनाई, फिर ये वाली बनाई, फिर ये वाली बनाई, फिर ये वाली, इस तरीके से बनाइएगा राइट से टू लेफ्ट की ओर। कहीं भी ऊट पटांग ना बनाइएगा कि लाइनें जुड़ जाएं, और स्केल का यूज कर लीजिएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और बाकी डिफरेंस बिटवीन इनकोडर और डिकोडर तो आपको बताया गया था इनकोडर डिकोडर में कि इनकोडर क्या करता है, इनकोडर किसी भी बेस को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। याद करो, इनकोडर किसी भी बेस को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और डिकोडर किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो जैसे कि इनकोडर की बात करें तो हमारा ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर है, डेसिमल टू बाइनरी इनकोडर है और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी इनकोडर है। 3 तरीके हो गए। और यहां पे डिकोडर जो था वो बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करता है। डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी मैं इसका बाकायदे लिखाया वो जो नोट्स आपको दिया है मैंने ऐप में, उस फाइल से जरा देख लीजिएगा, तो उसमें प्रॉपर इस तरीके का क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप उससे देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है। बाकी बेस मैंने बता दिया आपका। उसके बाद देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई प्रोपोजिशन इज वैलिड और नॉट वैलिड। तो वैलिड और नॉट वैलिड, तो वैलिड या नॉट वैलिड कैसे प्रूव करेंगे, क्या था इसमें, तो ये आप LHS निकाल लीजिए। LHS जो है अगर RHS के बराबर आ जाए तो ये वैलिड हो गया। समझ पा रहे हैं? यस सर। तो देखिए मैं एक्सप्रेशन पहले लिख ले रहा हूं। कंडीशनल C ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहां पे ABC तो टेबल बना लीजिए इसकी। तो 3 है 2 की पावर 3 यानी 8, 4 1 4 0। अब याद कीजिए जरा, हमें क्या क्या निकालना है, A कंडीशनल B निकालना है। तो ये डायरेक्ट आप आउटपुट लिख सकते हैं। अब आपको इसमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया था सिखाया था। आपको एक A कंडीशनल B चाहिए, एक B कंडीशनल C चाहिए, और एक चाहिए आपको A कंडीशनल B, और फिर ये किसका साइन था, डिसजंक्शन कंजंक्शन एंड कंजंक्शन का साइन था। बिल्कुल सही है, इतने दिनों में आपने याद कर लिया तो यही जरूरी था, साइन तो याद ही रखने आपको। ये चाहिए, और एक आपको फाइनल A कंडीशनल C चाहिए। तो देखियो ये निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया था कि पहले वाले वेरिएबल जैसे AB है तो A में 1 हो और उसके सामने वाले ही रो में B में 0 हो, तभी 0 रहेगा, बाकी सब 1। याद है? यस सर। A में 1 हो, A में 1 हो, B में 0 हो, तो देखो A में 1 ये है, B में 0 ये है,
तो ये 0 रहेगा। ए में 1 ये है, बी में 0 ये है, तो ये 0 रहेगा। बाकी ए में 1 है, बी में 0 है, नहीं है, 0 है, नहीं है, बाकी और सारे कॉम्बिनेशन में 1। अब ऐसे बीसी में देखेंगे तो बी में 1 हो और सी में 0 हो, तो बी में 1 हो ये है और सी में 0 हो ये है, तो ये आपका 0 रहेगा। बी में 1 हो, सी में 0 है, नहीं है, बी में 1 हो, सी में 0 ये है, तो ये 0 रहेगा, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं, बाकी सारे 1। ये हो गया। उसके बाद अब यहां पे ये वाला साइन आपका, ये वाला साइन एंड का होता है, एंड यानी मल्टीप्लाई, और ये वाला साइन और का होता है, और का मतलब प्लस, तो हमें एंड चाहिए, ये कंजंक्शन का साइन है, तो ये मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1 इंटू 1 1 1 और 0 से मल्टीप्लाई कराओगे 0 ही आ जाएगा। ये आया, ठीक है। उसके बाद अब AC का देखिए, तो A में 1 हो और C में आपका 0 हो, A में 1 ये है, हाँ है, C में 0 है, तो A में 1 हो, C में 0 हो, A में 1 हो, C में 0 हो, और तो कोई कॉम्बिनेशन है, बाकी सब 1 कॉपी कर दीजिए। अब बताओ बच्चों, ये वैलिड या इनवैलिड? नॉट वैलिड। बताइए, ये वैलिड है या नहीं वैलिड है? LHS RHS मिलाइए। इनवैलिड है। तो यहां पे आप लिख देंगे हेंस द अबव एक्सप्रेशन इज नॉट वैलिड, या इनवैलिड लिखा है तो इनवैलिड लिख दीजिए। और किसी तरीके से किया था क्या? ठीक है। उसके बाद जो है, ड्रॉ टू टेबल एंड लॉजिक सर्किट ऑफ नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट ऑफ 2 इनपुट। 2 इनपुट का यूज करके नॉर गेट को नैंड गेट से बनाना है। हाँ देखो, ये क्या है, ड्रॉ लॉजिक डायग्राम ऑफ नैंड गेट यूजिंग नॉर गेट, और उसमें क्या है, नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट है, उल्टा है इसका, समझ पा रहे हैं? इसी का उल्टा कर लीजिए। आप देखिए, वहां पे क्वेश्चन था आपका, मैं दिखाई दे रहा हूं, ये आपका क्वेश्चन है, लॉजिक सर्किट डायग्राम ऑफ नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट। ठीक, अब मैं यहीं पे छोटा सा दिखाई दे रहा हूं, देखो, नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट। नॉर गेट की पहले वो निकालिए, नॉर की, नॉर गेट। नॉर गेट को ट्रुथ टेबल में उसकी एक्सप्रेशन क्या होती है, आपको एक्सप्रेशन याद होनी चाहिए, यानी कि 0 0 0 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और फिर नॉर बनाना है, नॉर यानी कि A प्लस B का होल बार, नॉर में नॉट लगा दीजिए तो नॉर बन जाएगा, यानी कि 1 0 0 0 ये हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन नॉर की क्या हुई, A प्लस B का होल बार, ये नॉर की एक्सप्रेशन हुई। अब आपको ये बनाना है, तो एक आपका A लीजिए और नैंड गेट से बनाना है, एक आपका A लीजिए और यहां पर इस तरीके से ये नैंड गेट बना दीजिए, फिर आप B लीजिए और ये नैंड गेट बना दीजिए, फिर इसको दोनों को आगे मिक्स कीजिए और ये भी नैंड गेट बना दीजिए, क्योंकि यूजिंग नैंड गेट का मतलब सारे नैंड गेट बने हैं। अब जरा देखिए, ये आपका A बार निकलेगा, ये आपका B बार निकलेगा, और क्योंकि यूजिंग नैंड गेट तो हर चीज डॉट में ही जाएगी, तो ये A बार डॉट B बार का होल बार आएगा, और ये देखिए क्या उसके इक्विवेलेंट है, तो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन करें तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये ब्रेक द लाइन करेंगे तो ये डॉट जो है प्लस हो जाएगा, और A के ऊपर डबल बार और B के ऊपर डबल बार,
तो डबल बार क्या होता है, कैंसिल हो जाते हैं, ए के ऊपर डबल बार और बी के ऊपर डबल बार, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा यहां पर। अब ए प्लस बी क्या हमारा ये एक्सप्रेशन है नॉर की, नहीं मैच कर रहा है, तो इसका मतलब एक बार और पास करना पड़ेगा एक बार और पास करा दीजिए नैंड गेट से। तो क्या पास कराना है, ए प्लस बी पास कराना है। तो जब भी पास कराते हैं तो इसके ऊपर एक होल बार लग जाता है, क्योंकि फंडामेंटल इसमें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बहुत कायदे से ये सब पढ़ाया गया था। अब देखिए आपका ए प्लस बी निकल आया। तो बच्चों देखिए ये आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, ये नॉर गेट, नॉर यूजिंग नैंड, ये आपका पिक्चर बना हुआ है जो अभी बनाया, और ये आपका जो ये डायग्राम दिया है ये आपका नैंड यूजिंग नॉर। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। तो ये अच्छी चीज है, इसको याद रखिएगा, ये आपको मिलने वाली है। और बाकी मैंने एक यहां पे और ये और भी एक इंपॉर्टेंट लग रहा था कि ड्रॉ लॉजिक गेट डायग्राम और ट्रुथ टेबल ऑफ एक्सॉर गेट। तो एक्सॉर गेट या एक्सनॉर गेट की टू वेरिएबल की या 3 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल और गेट पूछा जाता है। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन यहां पर होना चाहिए। तो बच्चों आज की क्लास में मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा, क्योंकि ये आपका थ्योरी पोर्शन हो गया है। अब अगली क्लास यानी कल मैं 12 बजे से क्लास स्टार्ट करूंगा, जिसमें आपका ये प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। तो 12 बजे आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है? यस सर। ओके सर। हाँ ठीक है बच्चों, गुड नाइट। और पढ़ते रहिए, ग्रुप पे डिस्कशन करते रहिए, ग्रुप पे डिस्कशन करते रहिए खूब ढेर सारा।